चलो जी, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लाइब्रेरी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर एंड स्पीच, जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे एग्ज़ाम जिसमें आपका इंग्लिश सिलेबस मेंशन होती है, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, जो नेट हमारी एग्ज़ाम लेती है, इन सभी में से फिर टीजीटी पीजी जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम होते हैं आपके, मतलब एक एकेडमिक एग्ज़ाम में भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग एक बेसिक वे में लेके चलेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। आई होप मैं आपको ठीक से समझा पाऊँगा, और मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और फिगर ऑफ स्पीच में जो क्वेश्चन है वो समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच जो है एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा की पॉइंट है जो किसी वर्क को एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाता है और उसे सुंदर बनाता है लिखने में, सुनने में, और ऑब्जेक्टिफाई करता है इमेजिनेटिव तरीके से। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आप सुंदर हो, आप पानी की तरह पवित्र हो, आप चांद की तरह खूबसूरत हो। अक्सर जो आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग हैं वे लोग यूज़ करते हैं ना कि तुम चाँद सी लगती हो, ऐसा लगता है कि जैसे सावन तुम्हारे बादलों से घिरा हुआ है। तो ये जब हम लोग हेवी वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो इसे ही अलंकार कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, जिसे हम तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ करते वक्त हम ये नहीं देखते कि हम किससे कौन चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग करते हैं। वो जो कंपैरिजन है वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, वो एक ओरिजिनलिटी तो नहीं है, कोई सच बात तो नहीं है कि तुम चांद सी लगती हो। अगर सही में लगे तो गर्लफ्रेंड कैसी लगेगी भाई, है ना, वो तो फिर दाग धब्बे वाली दिखेगी। लेकिन हम लोग एक सुंदरता का प्रतीक मानते हुए एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में उसे ले जाते हैं और एक मीनिंग को कन्वे करते हैं। यही है फिगर एंड स्पीच। ठीक है, तो फिगर एंड स्पीच बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम लोग एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। और मैंने जो PYQ है वो देखे हैं यूजीसी के, पीजी और टीजीटी पीजीटी सारे एग्ज़ाम्स के मैंने तकरीबन एनालिसिस किया, और उस हिसाब से मैंने 17 से 18 फिगर एंड स्पीच को इस PDF में पुट किया है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो फिगर एंड स्पीच। सबसे पहला हमारा है मेटाफर। ठीक है, मेटाफर और सिमली, हम दो चीज़ को एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पे, मेटाफर और सिमली जो है पे, क्योंकि ये दोनों सोचो कि सहोदर भाई है। ठीक है, ये दोनों भाई है, बस दोनों के टर्म कंडीशन ये है कि ये लाइक और एज नहीं लेता है, और ये जो है लाइक और एज लेता है अपने सेंटेंस में। खासकर ये पोइट्री में ज़्यादा, ऐसे यूज़ तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब आप पोइट्री देखोगे तो उस लाइन में एज और लाइक सिमली के एग्जाम्पल में होगी। मेटाफोर में ये नहीं होती, ये विदाउट यूजिंग होती है। ठीक है, तो दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स। मेटाफोर क्या है, दो चीज़ों को कंपेयर करते जो अनफैमिलियर हो आपस में, कंपेयर करते हैं लेकिन विदाउट लाइक और एज लगाते। ठीक है, इसे मेटाफोर करते हैं। ये की पॉइंट याद रखोगे आप तो समझने में आसानी, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक है उसके बाद आपको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, एक बार में नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी है, चाहे आप कितना समझ लो। 2-3 टॉपिक है जो कन्फ्यूजन पैदा करेगी। ठीक है, तो मेटाफर क्या है, दो चीज़ को कंपेयर करना जो सिमिलर नहीं है लेकिन वो लाइक और एज लाइक नहीं लेते अपने साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यहाँ पे कंपेयर किसका हुआ है, स्टेज और वर्ल्ड का। जैसे यहाँ लिखा था मेटाफोर कंपेयर्स द वर्ल्ड एज अ थिएटर स्टेज। ठीक है, इसका कंपैरिजन वर्ल्ड और थिएटर से हुआ है ना, तो ये एक मेटाफोर हुआ। इसी तरह ही वॉज अ शाइनिंग लाइट अ डार्क रूम, वह चमक रहा है, किस तरह, कैसा चमक रहा है, कैसा, कौन चमक रहा है, ही चमक रहा है, वह चमक रहा है, मतलब कोई पर्सन है जो चमक रहा है। या डिफिनेशन दे रखा है, ये सब NCERT के एग्जाम्पल है। द मेटाफोर कंपेयर्स द कैरेक्टर टू ए सोर्स ऑफ लाइट, है ना, कंपेयर कर रहा है
जबकि दोनों में कोई भी सिमिलरिटीज़ है नहीं। लेकिन यहाँ एज लाइक कुछ भी मेंशन है नहीं, है ना। लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ का कंपेरिजन हुआ है जर्नी से, लाइफ इज जर्नी। मेटाफर कंपेयर्स लाइफ टू जर्नी, एम्फसाइज इट्स पाथ लाइक नेचर। ठीक है। अब हम जब सिमिली में पहुंचते हैं तो सिमिली का मतलब होता है उपमा, मतलब कि किसी तरह किसी को बताना, उपमा। ठीक है। माँ तो होता है सबके पास, तो किसी को हम लोग जैसे कोई कोई क्या होता है कि मासी को माँ बोलते हैं, तो वो उपमा हो गई। इसी तरह ये जो है लाइक और एज लेती है। जैसे आप एग्जांपल देखोगे, ये भी टू डिफरेंस थिंग्स को कंपेयर करेगी, मेटाफोर भी करती है। तो मेटाफोर का हिंदी अगर जानना चाहो, ये होता है रूपक, किसी को रूप प्रदान करना। ठीक है। और इसका मतलब होता है उपमा, किसी को कोई स्थान देना सिमिलर तरीके से। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग, ही वॉज एज टॉल एज अ कैडर। जैसे देखो यहाँ पे एज आ गया, लेकिन आप यहाँ देखोगे इस एग्जाम्पल में मेटाफोर में एज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। ये पहचानने का तरीका है एग्जाम में। ओके। इस पे एज और लाइक रहेगा ही रहेगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आ जाओ, हर आइज वर एज ग्रे एज सी। देखो यहाँ भी एज है। ठीक है। तीसरा देखो, ही रन लाइक अ है, वो दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, हैर की तरह। ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एज लाइक है, एज है, तो ये सिमिली है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, या फिर कमेंट में मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे पीडीएफ को विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है। अब आते हैं एलिटरेशन। यहाँ से कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं इतने स्लो वर्जन से बता रहा हूँ आपको। एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन इज अ डिवाइस which words that start with the same sound are repeating in a close proximity to each other। जो सेंटेंस है वो एक साउंड को वो रिपीट करती है। ठीक है। लाइक अ रिदम, लाइक अ सॉन्ग, म्यूजिकल इफेक्ट की तरह। जैसे यहाँ पे दिया है, द सॉफ्ट स्वीट सिंगिंग ऑफ द लार्क। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको रिपीटेशन एस की दिख रही होगी, मतलब सुनने में मिल रही होगी। यहाँ पे आ जाते हैं, द बिजी बजिंग ऑफ द बीज, है ना, ये बी साउंड कर रहा है यहाँ पे। द जेंटल गर्लिंग ऑफ द बुक, यहाँ जी साउंड है। तो एलिट्रेशन किसी एक सेंटेंस में वर्ड के रिपीटेशन को दिखाता है, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार सॉरी। ठीक है। अब आता है आयरनी। ये समझना जरूरी है, ये बहुत कम एग्जाम में पूछते हैं बट कन्फ्यूजन पैदा करती है, इसलिए मैंने इसे डिटेल में लेके आया हूँ इसको। आयरनी, आयरनी का मतलब खुद एक है विडम्बना, मतलब जो जैसा सोचे वैसा हुआ नहीं, जैसा देखा वैसा लगा नहीं, ये सब आयरनी विडम्बना है। जैसे अपन को रूम पे बैठे बैठे लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन बाहर जाके जब देखते हैं हम लोग कि बारिश नहीं हो रही होती है, तो जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, तो ये भी एक विडम्बना है, आयरनी है। ठीक है। हिंदी से हम इसे विडम्बना कहते हैं। ओके। तो ये एक देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। ये बेसंगत बेमेल दो चीज़ों को, जो मैंने सोचा और जो हुआ उस पर कोई तालमेल ही नहीं, वो बेमेल है, वो असंगत है, उसे आयरनी कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। पहला वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। अब ये क्या है? अब अगर आयरनी है यानी कि विडम्बना है, तो विडम्बना तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच में इसे 3 तरीके से बता है, तो हम 3 तरीके से इसे जानेंगे और समझेंगे। तो पहला है वर्बल आयरनी, मतलब जो हम लोग बोल के दर्शाते हैं। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कब कहा? सेड ऑन अ रेनी डे, कि बाहर बारिश हो रही है, तो उसे कहना चाहिए ना कि इट इज़ रेनिंग, या फिर इट इज़ दिस इज़ अ रेनी डे, इट इज़ अ रेनी डे, कुछ तो बोले, लेकिन वो कह रहा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ये तो वर्बल आयरनी होगी, ये उल्टा बात कर रहा है। हाँ, किसी किसी को यहाँ लग सकता है कि रेनी डे तो खूबसूरत होती है,
लेकिन बात यहाँ रेनी डे की खूबसूरती की नहीं हो रही, बात है कि यहाँ रेनी डे है, मतलब बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, उसे हम बारिश कहेंगे कि इट इज़ रेनिंग। ठीक है, ये एक वर्बल आयरनी है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने कहा कि घर पे पापा है लेकिन वो थे नहीं, ये वर्बल आयरनी होगी। सिंपल है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करना है नहीं। ठीक है, अब सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल क्या है कि जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ। जैसे मैंने अगर सोच रखा है कि आज जैसे आज बारिश होनी होगी लेकिन बारिश नहीं हुई, ये एक सिचुएशनल आयरनी होगी। ये वर्बल आयरनी भी है लेकिन ये सिचुएशन को इफेक्ट करता है। जैसे कि ए फायर स्टेशन कैच ऑन फायर, जैसे कि खुद एक फायर स्टेशन है लेकिन वो फायर में आ गया, तो देखो विडम्बना है कहीं ना कहीं, ये सिचुएशनल को दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी, सपोज कि आप एक मूवी देखें, आपको पता है कि ये सब हो चुका, अब उसको दोबारा आप देख रहे हो तो आपको तो सारा आइडिया लगा हुआ है कि कब कौन हीरो मार रहा है, कब हीरोइन भाग रही है, कब क्या हो रहा है। तो चीज़ों को पहले जान लेना वो एक ड्रामेटिक आयरनी होती है। आप जान के पहले से बैठे हो। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे रोमियो एंड जूलियट, द ऑडियंस नोज, ऑडियंस को पता है कि रोमियो ने पोशन लिया है, पोशन यानी कि जहर, कोई भी पॉइजनस थिंग, ठीक है, वो ले रखा है। तो भाई ड्रामा चल रहा है, जैसे रामलीला, रामलीला तो पता है कि रावण मरने वाला है लास्ट में, तो इससे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। ठीक है, आई होप आयरनी आपको क्लियर होगा। वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। तो वर्बल जो हम लोग बात से करते हैं, चीज़ें जैसी होती नहीं वैसे दिखाते। सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन से अटैच करना, जैसे कि जैसे फायर स्टेशन कैचिंग ऑन फायर, है ना, यहाँ हम कर सकते हैं कि अंटार्कटिका इज ऑन कोल्ड, इज़ वेरी कोल्ड इन अ कोल्ड प्लेस, ये सिचुएशन आयरनी होगी। ठीक है, दोनों तीनों इंटर रिलेटेड है आपस में, लेकिन वैसे कैरेक्टराइज किया जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको सिर्फ आयरनी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि अवतार, हिंदी से इसे हम अलंकार करते हैं, अवतार अलंकार, यानी कि किसी चीज़ में किसी को बदलना। ठीक है, चाहे वो इनएनिमेट हो, निर्जीव वस्तु हो, या सजीव हो, कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हम एक पर्सोनिफाई करें, ह्यूमन नेचर में दिखाए, उसे हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं। आइडिया इज गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़। ठीक है, ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ क्या होता है? एंगर, हैप्पी, चिल्लाना, बोलना, रोना, सभी सब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ है, तो उसको दिखाना। एग्जाम्पल पे आते हैं, द डार्कनेस क्रेप्ट इन लाइक अ थीप। ठीक है, तो जो रात है, जो अंधेरा है, वो रेंग रहा है चोर की तरह, वो रेंग रहा है चोर की तरह। तो ये देखो, अंधेरा तो कभी चोर की तरह रेंग नहीं सकता, यानी कि पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। डार्कनेस इज गिवन द ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़। अब आप यहाँ ये कन्फ्यूज करोगे कि यहाँ लाइक दिया है, और हमने ऊपर में पढ़ा है सिमिली में कि अगर एज लाइक हो तो वो टू डिपेंडेंट कंपेयर, लेकिन यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। आप यहाँ गौर करना, पर्सनिफिकेशन में यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि द डार्कनेस इज लाइक थी, ये ऑप्शन नहीं है। द डार्कनेस क्रेप्ट इन लाइक अ थी, वो रेंग रहा है। ठीक है, इंग्लिश में जब भी आप फिगर ऑफ स्पीच बनाओ तो सेंटेंस को आप 2 से 3 बार पढ़ना, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। हम लोग इंग्लिश में दिक्कत इसलिए हो जाती है हमें, क्योंकि हम समझ नहीं पाते सेंटेंस क्या बोल रहा है। खासकर जो पोइट्री के जो सेंटेंस होते हैं, उनकी मीनिंग थोड़ी दिक्कत होती है निकालने में, इसलिए हमें एग्ज़ाम में नंबर्स कम आते हैं, गलती ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है द वाइंड हॉल्ड एंड एंगर, हवा जोर से, हवा गुस्से से चिल्लाया। अब हवा तो भाई ये समझ में आ रहा है कि चिल्ला नहीं सकता है वो इंसान की तरह, ये पर्सनिफिकेशन हो गया। टाइम इज़ अ ग्रेट टीचर बट अनफॉर्चुनेटली इट किल्स ऑल इट्स पीपल्स। टाइम ग्रेट टीचर, ये ह्यूमन नेचर ये भी है ना।
आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर होगा। वीडियो स्लो लगे तो 1.5 पे कर लेना, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट को देखना ताकि उन्हें समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए होता है कोई भी चीज़ को करने के लिए, और हमारी मोटिवेशन फ़िलहाल यही है। 6 पे आते हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली ये अतिशयोक्ति से बोलते हैं, यानी कि कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। हर घर में एक पर्सन ऐसा होगा जो आपको हाइपरबोली की याद दिलाएगा कि अरे भाई मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। बचपन में हम लोग करते थे ना कि मेरे दादाजी शेर से लड़ जाते थे, कोई बोलता था कि मेरे दादाजी 20 किलोमीटर पैदल ये कर लेते थे। तो बचपन में लोग जो कहानियाँ सुनाते हैं एक दूसरे को, वो हाइपरबोली पे सुनाते हैं ना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। एक्सैगरेशन यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट, ठीक है, एक्सैगरेशन, उसे हम कहते हैं हाइपरबोली। एग्जाम्पल, आई हैव वॉकड 1000 माइल्स टू फाइंड माई वे टू यू। 1000 माइल है ना, लेकिन आपको चल पाएगा, पागल हो जाएगा। माई लव फॉर यू इज़ लाइक एन ओशन बाउंडलेस एंड एंडलेस, है ना, मेरा जो प्यार है वो ओशन समुंदर की तरह मतलब कि बेइंतहा है, एंडलेस है, तो डूब के तो मर ही जाओगे दोस्त, है कि नहीं। अब यहाँ दिक्कत है कि फिर लाइक है, देखो आप कहाँ गया लाइक, अब यहाँ पे कन्फ्यूज, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन दो चीज़ का नहीं है, यहाँ ये पूरे लव को बता रहा है कि मेरा लव कैसा है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स नॉट टू फॉरगेट योर अम्ब्रेला, मैंने 1000 दफ़ा बोला, पक्का भुलक्कड़ होगा ये, ठीक है। अब आते हैं अलूजन। अलूजन आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ये संकेत, मतलब कि धुंधला सा कोई चीज़ कुछ और बताना चाह रहा है, कुछ और है, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस दैट रिफरेंस अ पर्सन प्लेस इवेंट और वर्क ऑफ आर्ट टू क्रिएट अ रिच मीनिंग और एसोसिएशन, ठीक है। किसी चीज़ को संकेत करना, किसी को एक गहरा मीनिंग प्रदान करना, उसे हम अलूजन कहते हैं, ठीक है। संकेत करना कोई चीज़ को, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आते हैं, ही वॉज अ मॉडर्न डे एक्लिस। एक्लिस कहते थे उस ज़माने के तकरीबन 1520 आई थिंक 11 और 12 AD में एक्लिस एक योद्धा हुआ करता था जो लड़ता था बहुत हैवी, हरकुलिस टाइप, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे मैथोलॉजी में है ना कार्ल, इसीलिए वहाँ के मैथोलॉजी में, फॉरेन मैथोलॉजी में, ब्रिटिश जो मैथोलॉजी थी, वहाँ पे एक्लिस एक योद्धा के रूप में प्रेजेंट, वही बता रहा है यहाँ पे। ही वॉज ए मॉडर्न डे एक्लिस, वो मॉडर्न डे का एक्लिस, ठीक है। तो ये संकेत पैदा कर रहा है, ये क्या हो गया, एल्यूजन। देयर लव वॉज अ टेल ऑफ अ स्टार क्रॉस लवर लाइक रोमियो एंड जूलियट, उसका जो मतलब उसका उन लोगों का जो प्यार है वो रोमियो एंड जूलियट की तरह है। देखो यहाँ भी लाइक है, कन्फ्यूज नहीं करना, ये दो चीज़ों की कंपेरिजन नहीं है ना। एक एल्यूजन पैदा कर रहा है पूरे सेंटेंस में, देखो, है ना, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं, ही फेल्ट लाइक फोनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एसेस रीबॉर्न एंड रिन्यूड। ही फेल्ट लाइक फोनिक्स, वह उस बेहतरीन शानदार पक्षी की तरह है जो राइज कर रही, कहाँ से, एसेस से, मतलब राख से वो राइज कर रही है, रीबॉर्न फिर से पैदा हो रही है, और नया फिर से बन रहा है, ठीक है। ये जो पोएम है टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, ये होम कमिंग बहुत ही मस्त है, आप कभी चाहो तो पढ़ लो, अच्छा लगेगा इसे पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ भी एल्यूजन पैदा कर रहा है कि वो फोनिक्स की तरह पैदा हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, ठीक। चलिए अब आते हैं पैराडॉक्स। इसमें भी हम लोग दो चीज़ पे पढ़ेंगे, मेटाफोर सिमिली की तरह, जैसे कि पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन। पैराडॉक्स होता है जैसे विरोधाभास, कोई चीज़ का विरोधाभास करना, मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी, फिर मैं बोलूँगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पैराडॉक्स हो गया। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि बीच में या तो कॉमा होगा या फिर कंजक्शन होगा, ठीक है, कंजक्शन, या फिर कनेक्टर होगा, कोई भी ऐसा चीज़ जो कनेक्ट करता हो दो सेंटेंस को। इसमें हमेशा दो सेंटेंस की कनेक्टिविटी होती है पैराडॉक्स में, ठीक है, ये सिंगल नहीं हो सकता। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, देखो बीच में कॉमा है आपका, है ना, फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर।
ये पैराडॉक्स कर रहा है एक दूसरे को। सुंदरता खराब है, खराब सुंदरता है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं, द रोड नॉट टेकन इज द रोड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, ये भी पैराडॉक्स हो गया। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं अपने किस्मत का राजा हूँ। यट, फिर कोमा है, देखो यहाँ पे, फेट इज़ द मास्टर ऑफ मी, किस्मत मेरा मास्टर है, ये खुद पैराडॉक्स कर रहा है, ये उल्टा होता है, ठीक है। अब ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन क्या है, ये भी उल्टा होता है लेकिन कंबाइन टू वर्ड्स और फ्रेज, ये ध्यान देने बात, ठीक है। दो वर्ड या फिर फ्रेज को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बुरा, ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि द डार्क लाइट ऑफ मून, देखो डार्क भी है लाइट भी है ना, डार्क भी है लाइट भी है। यहाँ देखो द साइलेंट स्क्रीम ऑफ द ट्रीज, साइलेंट भी है और स्क्रीम भी है, मतलब चिल्ला भी रहा है, शांत भी है, तो ये ऑक्सीमोरॉन हो गया। द इनविजिबल मैन, इनविजिबल मैन भी है, तो गायब भी है और विजिबल भी है ना। लेकिन अब पैराडॉक्स देखोगे तो यहाँ पे कॉमा या फिर कनेक्टर दैट है, देखो यहाँ पे दैट है, यहाँ कॉमा है, लेकिन ऑक्सीमोरॉन में ये देखने को नहीं मिलती। ओके, अब आते हैं पन। ये पन से याद रखना कपिल शर्मा, क्यों? क्योंकि पन जो होता है वो एक वर्ड प्ले होता है जिससे ह्यूमरस कॉमेडी पैदा होती है, उसे हम पन कहते हैं, वर्ड के साथ खेलना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कपिल शर्मा, कपिल शर्मा जो है याद रखना पन, ठीक, जैसे कि विटी तरीके से उसको बोलना ताकि एक ह्यूमरस वे पैदा हो, मतलब कॉमेडी पैदा हो। जैसे यहाँ देखते एग्जाम्पल, वाई देन द वर्ल्ड्स माइन ऑस्टर विच आई विथ सॉर्ड विल ओपन, इसका मीनिंग ये है कि क्यों मैं दुनिया को, ऑस्टर एक, जो पोएम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ऑस्टर एक समुद्र के एरिया को कहते हैं इस पोएम में, कि ये जो पूरा दुनिया है वो मेरे समुद्र के दायरे में है, तो क्यों ना मैं इसे तलवार के धार से काट दूँ, मतलब खोल दूँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मैनली प्लेयर्स, पूरी दुनिया एक स्टेज है और सारे मर्द और आदमी जो है बस खेल रहे हैं, विलियम शेक्सपियर का है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, आई एम नॉट अ घोस्ट बट विजिबल इनविजिबल मैन, ये पन का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं भूत नहीं हूँ लेकिन मैं दिखता हूँ, और नहीं भी दिखता आदमी भी हूँ, तो ये पन की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं एजोनेंस। एजोनेंस से याद रखना, एजोनेंस और ये भी हम लोग सिमिली मेटाफोर जैसा पढ़े, ऑक्सीमोरॉन पैराडॉक्स जिस तरह पढ़े, तो उसी तरह एजोनेंस और कॉन्सोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। एजोनेंस होता है कि एक ऐसा रिपीटेड वॉयल साउंड जो क्लोज टुगेदर क्रिएटिंग हार्मोनियस एंड रिदमिक इफेक्ट, हार्मोनियस एंड रिदमिक इफेक्ट पैदा करता है। ये जनरली वॉयल साउंड को इंजेंडर करता है, ठीक है, उसे एजोनेंस कहते हैं। वॉयल साउंड उस पर आएगा पढ़ते वक्त, जैसे कि द रेन इन स्पेन स्टेज मैनली इन द प्लेन, फिर से द रेन इन स्पेन स्टेज मैनली इन द पेन, तो जब ये पढ़ रहे होगा आप तो एन का आ रहा होगा साउंड, ठीक है, तो इसे एजोनेंस कहते हैं। ये वॉयल साउंड पे आता है, ए आई ओ जो हम लोग का वॉयल है, उसके वॉवल से, ठीक है। हाउ नाउ ब्राउन काउज बाउज डाउन टू द ब्रो, है ना, इस पे औ का साउंड आ रहा है, यहाँ पे रिपीट ऑफ औ। द स्वीट सिल्वर सॉन्ग ऑफ डार्क, इसमें ई का आ रहा है, स्वीट सिल्वर सॉन्ग, है ना, ऑफ द लार्क। अब दिक्कत ये कन्फ्यूजन एलिट्रेशन से होगी, क्या तो एस की रिपीटेशन है, या एच ओ की रिपीटेशन है, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ भी एस की, लेकिन मैं पहले एलिट्रेशन लेके जाता हूँ आपको। एलिट्रेशन, हाँ, ये एलिट्रेशन में क्या है कि कोई भी आपका जो साउंड है वो बस रिपीट करता है, जैसे देखो एस सॉफ्ट स्वीट सिंगिंग
सॉफ्ट स्वीट सिंगिंग या एस एस ई, या वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आता, कभी कभी आता है लेकिन वो आपको एग्जाम्पल वैसा देगा नहीं। ठीक है, हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। बिजी बजिंग ऑफ द बीज, या बी की साउंड है बिजी बजिंग, है ना। तो जब आप पढ़ोगे उसे एक दो बार तो आपको रियलाइज होगा। एलिट्रेशन, अब आते हैं वहाँ पे एजोनेंस पे। एजोनेंस, ये एजोनेंस। अब इसके एग्जाम्पल को पढ़ो। द रेन इन स्पेन, स्टे, है ना, साउंड जो आ रहा है ये एजोनेंस है। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं, अगर हो तो आप एक और बार देखना, एक दो बार समझ में आ जाएगी। अब आता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंट यानी कि कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट साउंड पैदा करता है। ये जनरली एलिट्रेशन आ सकता है इसमें, इट्स सिमिलर टू एलिट्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल द फजी फेदर फॉल फ्रॉम फ्राइटेंड, एफ एफ और जेड का साउंड है इसमें। लेकिन एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो आपको ऑप्शन इसी तरह दिए जाएंगे ताकि वो पहचानने लायक हो, कन्फ्यूजन देगा नहीं। ठीक है, तो बस इसे समझ लो कि यार ये टर्म्स किस, कंसोनेंस, एसोनेंस, एलिट्रेशन, वर्ड्स पे ध्यान देना है और समझ लेना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द लकी डेज लिव्स लाफ्टर, लकी, है ना, लकी, लेडी, लिवली, लाफ्टर, ये आई का है। ठीक है, द बिजी बीज बजे लाउडली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स, ये भी दो एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। क्लाइमैक्स मतलब ये नहीं कि जो मूवी हम लोग देखते हैं कि मारपीट हो गया, पटका पटकी हो गया, अब हीरो हीरोइन को लेके चल के मूवी खत्म, ये नहीं होता है क्लाइमैक्स। ये मूवी की दुनिया है, ठीक है। लेकिन आप जब राइटिंग की दुनिया में आओगे तो क्लाइमैक्स जो होता है वो होता है एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा स्टोरी का मोमेंट जो पीक पे हो। ठीक है, वो अपने पीक पे हो। अपने पीक का कहने का मतलब कि जो उसकी कहानी चल रही है, उस कहानी को पढ़ते समय या उस एक्ट को देखते समय आपको रियलाइज होगा कि ये पीक पॉइंट है, यानी कि ये एक आउटकम, एक डिसाइडेबल स्टोरी है जिसपे बहुत कुछ अभी इवेंट चल रहा है। जैसे जब मूवी हम लोग देखते हैं तो क्लाइमैक्स में क्या होता है, पूरी मारपीट होती है। वो जो मारपीट हो रही है वो हो ही रही है, वो एक क्लाइमैक्स में जा चुका है, वो ख़त्म नहीं हो रही है। मूवी में क्या करते हैं कि हीरो जीत जाता है, विलन ख़त्म, वो एक डाउन कर देता है सिचुएशन को। लेकिन क्लाइमैक्स यानी कि चरम सीमा में कोई सिचुएशन, जैसे गुस्सा जब होता है लोग क्या बोलते हैं, चरम सीमा में मत पहुँचो दोस्त, तो वो चरम सीमा है क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स क्या है, जो क्लाइमैक्स में लोग पहुँच चुके हैं, जो हम लोग पहुँच चुके हैं उस मूवी के मारपीट में, वो तुरंत फिर देखते हैं कि वो डाउन हो जाता है, मूवी ख़त्म हो जाती है, हीरो हीरोइन लेके चल देता है, मूवी ख़त्म, उसे एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व्स अ सडन ड्रॉप, है ना, सडन ड्रॉप इंटेंसिटी और टेंशन आफ्टर अ क्लाइमैक्स। जो क्लाइमैक्स जो था पीक पे जो पहुंच गया और अब पीक पे पहुंचने के बाद तुरंत शांत हो गया माहौल, सब अपने अपने घर चले गए, वो एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है, तो मूवी की जो थीम होती है वो एंटी क्लाइमैक्स होती है जनरली। ठीक है, अब आते हैं लिटॉट्स या फिर लाइटॉट्स, जैसे लिटॉट्स जो पढ़ना पड़ी, और इसका एग्जाम्पल है किसी चीज़ को कम करके बताना, कम आंकना, नेगेटिव बताना। जैसे घर में होते हैं ना फुआ या फिर फूफा लोग होते हैं जो आपको एक नेगेटिव सेंस में बात करते हैं, नेगेटिव वे में बोलेंगे, छिपा के बोलेंगे कुछ और निकलेगा मीनिंग कुछ और, लेकिन वो नेगेटिव होगा। हर घर में रिलेशन मिल जाएगा ऐसे आपको, उसे लाइटॉस बोलते हैं। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग एन अंडर स्टेटमेंट और डबल नेगेटिव टू कन्वे कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। ठीक है, अंडरस्टैंडमेंट और डबल नेगेटिव टू कन्वे कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया और इम्फेसाइज। ठीक है, आई होप समझ में आएगा कि लाइटॉस क्या है, किसी चीज़ को नेगेटिव वे में कन्वे करना। जैसे देखो, ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द बॉक्स, बॉक्स में वो सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाला बल्ब नहीं, यानी कि वो खराब बल्ब है, यानी कि कम लाइट करता है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। ठीक है,
यानी कि मैं सुबह उठने वाला नहीं हूँ, यानी कि वो उल्टा चीज, उल्टा सेंस दे रहा है। इट इज़ नॉट अ बिग डील, ये बड़ा डील नहीं है, यानी ये छोटा डील है, ये बहुत छोटा चीज़, ये नेगेटिव कन्वे करता है। ठीक है। यूफिमिज्म, यूफिमिज्म ये क्या है? ये इन्वॉल्व्स यूजिंग इनडायरेक्ट और इन्वेजिव लैंग्वेज टू अवॉइड ऑफेंस थिंग, अनप्लेजेंटनेस थिंग, हार्श थिंग। ठीक है। अब ये हार्श, अनप्लेजेंटनेस, अवॉइड ऑफेंस, ये क्या है? जैसे कि कोई इंसान मर जाता है तो हम लोग ये नहीं बोलते कि वो मर गया, बोलने में ख़राब लगता है, सुनने में बुरा लगता है, तो इसलिए हम लोग एक उसके जगह अदर वर्ड की यूज़ करते हैं, जैसे डाइड की जगह यूज़ करते हैं पास्ड अवे, है ना। फायरिंग, जो फायरिंग होती है उसको बोलते हैं डाउन सीजिंग। सिविलियन कैजुअलिटी जो होती है, जो मारपीट या फिर भीड़ भाड़ में जो लोग मर जाते हैं, उसे कोलैटरल डैमेज बोलते हैं। तो सुनने में सूदिंग थोड़ा हो जाता है, उसे यूफेमिज्म कहते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि फॉरगेटफुलनेस ड्यू टू एजिंग, एज के कारण वो भूल जा रहे चीज़ों को, तो हम लोग सीनियर मोमेंट बोल देते हैं। डाइट को पास्ट अवे बोल देते हैं, इसे यूफेमिज्म कहते हैं। कोई भी हार्श थिंग को सॉफ्ट तरीके से प्रेजेंट करना। ओके। अब आते हैं ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, ठीक है, ये क्या है? ये सब एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओनोमेटोपिया, ए वर्ड दैट phonetically imitates, resemble or suggests the sound that it describes, such as buzz, meow, splash। ज़्यादा इंग्लिश हो गया, हिंदी समझते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसा साउंड जो इमिटेट करता हो, है ना, जो इमिटेट कर रहा हो साउंड को, कोई साउंड पैदा कर रहा हो, कोई भी चीज़ का साउंड। तो कभी भी कोई भी सेंटेंस में, लिटरेरी टर्म में या पोइट्री में आपको साउंड वर्ड्स, साउंड से रिलेटेड वर्ड्स दिखने को मिल जाए तो आग बांध कर उसको ओनोमेटोपिया मान लेंगे। ठीक है, वो सही हो जाएगा। इट्स फिगर स्पीच दैट यूजेस वर्ड्स टू मिमिक द साउंड ऑफ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड का साउंड प्रोड्यूस करता हो। ठीक। जैसे एग्जांपल, द ब्लूम ऑफ द फायर वर्क, जैसे फायर हो रहा है और ब्लूम सा आवाज़ कर रहा है फायर का। ओके। द हुस ऑफ वेव्स, हवाओं का जो वूव्स का जो आवाज़ आता है ना करके, साए साए, वो वाला। द टिकटॉक ऑफ द क्लॉक, क्लॉक का टिकटॉक का आवाज़ करना, ओनोमेटोपिया। द रसल ऑफ लीव, द सीजल ऑफ बैकॉन, द चिरपिंग ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट्स का जो किच किच आवाज़ जो करता है ना वो। ओके। यानी कि कोई भी आवाज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये फिगर ऑफ स्पीच। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि अभी तक क्या पढ़ेगा, कन्फ्यूजन हुआ होगा। आई नो, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ करती थी पढ़ते वक्त, लेकिन जब आप रिवाइज करते रहोगे चीज़ों को, एग्जाम्पल बनाते रहोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगी। बाय ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं ना, उस ऑप्शन से आप कन्वे कर लोगे आंसर को। तो मेटाफोर दो अन्य चीज़ों को, एक मिनट, हाँ, मेटाफोर दो अनफेमिलियर चीज़ों को कंपेयर करना जिसमें लाइक और एज का यूज नहीं होता है। ठीक है। सिंपली किसी की तरह किसी को बताना, इसमें भी दो चीज़ को हम लोग कंपेरिजन करते हैं, इसमें लाइक और एज होता है। ये कीवर्ड्स जो भी याद रखिएगा आपको, आप लोग इसको उपमा कहते हैं, इसको मेटाफोर को रूपक कहते हैं। एलिट्रेशन, इसको अनुप्रास कहते हैं। एलिट्रेशन को अनुप्रास कहते हैं, जो कि एक साउंड जो रिपीट करती बार बार आती है। ठीक है, अब इसे एलिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद आयरनी, विडंबना, ये 3 टाइप की होती है। वर्बल आइडेंटिटी, सिचुएशन और ड्रामेटिक। वर्बल जो हम लोग बोलते हैं सिचुएशन, कोई भी जगह से, और ड्रामेटिक जब कोई एक्टिविटी हो रही तो मुझे पहले से पता है कि क्या होगा। पर्सोनिफिकेशन, अवतार देना, किसी को अवतारण करना, कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर निर्जीव चीज़ या सजीव चीज़ को। ठीक है, उस पर्सोनिफाई करके उसे किसी चीज़ में रूपांतरित करते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हाइपरबोली, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाना या फिर बताना। एल्यूजन, संकेत पैदा करना कोई चीज़ का, जैसे वो हनुमान जैसा है ना, वो शिव जैसा है, जिसे एल्यूजन कहते हैं। ए पैराडॉक्स, इसे विरोधाभास कहते हैं, जो कि 2 सेंटेंस में विरोधाभास होती है, इसके कैरेक्टर रहती है, इसमें एंड कॉमा लगा होता है। ऑक्सीमोरन, 2 सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे दिन रात, है ना, प्यार हेट, विजिबल अनविजिबल,
साइलेंट स्क्रीन। पन, कपिल शर्मा ने कहा कि ये ह्यूमरस भी पैदा करता है। ठीक है। एजोनेंस जो कि वॉयल साउंड को रिपीट करता है। कॉन्सोनेंट जो कि आपका ये कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करता है। क्लाइमैक्स कोई भी चीज़ का पीक पॉइंट, एंटी क्लाइमैक्स उसी पीक पॉइंट का डाउनफॉल। ठीक है। सडन ड्रॉप जिसे बोलते हैं। लाइटोस ये हो गया किसी चीज़ को नेगेटिव वे में बताना, कम आंकना। यूफिमिज्म होता है किसी हार्श चीज़ को अच्छे वे में बताना। ठीक है। ओनोमेटोपिया कोई भी प्रोड्यूस साउंड जो कि रियल वर्ल्ड से मेल खाता है उसे ओनोमेटोपिया कहते हैं। साउंड से रिलेटेड जो है होता है। ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग समझदार हो, है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।